फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री जो कि क्लास 12th का है और इसका चैप्टर है 3rd जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ओके, इसके जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में रचित किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखे। अब हमें दो ऐसे महाकाव्य बताने हैं जो कि किस में लिखे हो, संस्कृत भाषा में लिखे हो। ओके, तो पहला तो है रामायण और दूसरा है महाभारत। ये दोनों ही महाकाव्य ऐसे हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रीतवंशिता से क्या आशय है। तो प्रीतवंशिता क्या होती है, मतलब ऐसी परंपरा जो चलती आए, मतलब पिता के मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बनाया जाए और उसके पुत्र के बाद जो भी संपत्ति हो वो उसके पुत्र को दी जाए। तो ऐसी परंपरा जो चलती आए उसे क्या बोलते हैं, और कहाँ पर चलती आए, पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र। ठीक है, इन द्वारा चलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रीतवंशिकता कहते हैं। मतलब पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चलती है लगातार। ओके, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य। तो अब गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गोत्र का अर्थ क्या होता है, कुल, वंश और परिवार के पूर्वज की संतान हो उत्तराधिकारी को एक ही गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब एक परिवार, उसके जितने भी सदस्य हैं, उसके पूर्वज हैं, उनको एक ही गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, मतलब हर एक परिवार की गोत्र होती है और वो गोत्र किसके नाम पर रखी गई है, तो वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखी गई है। ठीक है, और उस गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसका वंशज माना जाता है। किसका, उस ऋषि का। ठीक, तो यहाँ पर गोत्र क्या हुआ कि प्रत्येक परिवार की गोत्र होती है जिसमें सबको उसके अंतर्गत रखा जाता है, और ये गोत्र का नामकरण किस पे होता है, ऋषि के नाम पर होता है, और परिवार के जितने भी लोग होते हैं उसे उस ऋषि का वंशज माना जाता है। तो ये हमारा गोत्र। अब हम पढ़ते स्त्रीधन को परिभाषित कीजिए। अब स्त्रीधन क्या होता है, तो स्त्रीधन क्या होता है, वैसे तो आज पहले जो होता था वहाँ पर जो पिता की संपत्ति होती थी उसमें पुत्री का अधिकार नहीं होता था। ठीक, लेकिन ये जो स्त्रीधन है ये क्या होता था, जब विवाह के समय उसे जो भी उपहार वगैरह मिलते हैं, ठीक, उस पर क्या होता था, स्त्री का खुद का अधिकार होता था और उसे ही स्त्रीधन कहते हैं। मतलब उसे विवाह के समय जो भी चीज़ें मिलती है उस पर उसका अधिकार होता है, वही स्त्रीधन कहलाता है। लेकिन इस संपत्ति को इस पे उसका पति का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। किसका अधिकार होता है, उसकी संतान को वो मिलती है। ओके, अब उसके पति का तो अधिकार नहीं होता, परंतु जब हम मनुस्मृति देखेंगे तो मनुस्मृति में क्या है कि स्त्रियों को गुप्त मतलब छुप के धन इकट्ठा करने के लिए या फिर बहुमूल्य वस्तु जो कि कीमती वस्तु, ऐसी वस्तु खरीदने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन ये जो स्त्री धन है ये केवल उसे जो विवाह के समय मिलता है यही उसके पास होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वो है महाभारत के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण 2 बिंदु। अब महाभारत के ऐतिहासिक 2 बिंदु कौन कौन से हैं, तो महाभारत से हमें समकालीन समय की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महाभारत को ही हम पढ़कर जानकर हमें क्या मिली है कि समकालीन मतलब पहले के ज़माने में सामाजिक स्थिति जो थी वो कैसी थी। ओके, महाभारत ग्रंथ से तत्कालीन समय के राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक विकास के विषय में भी प्रचुर जानकारी मिलती है। महाभारत से हमें उस टाइम के मतलब राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म कौन कौन से लोग मानते थे, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ओके, अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो क्या आरंभिक राज्यों में शासन निश्चित रूप से क्षेत्रीय होते थे, बताइए। ये सब पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे कि आपको पता होगा ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था थी उससे 4 भागों में बांटा था, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रीय होते थे ये ऐसा माना जाता था ये राजा होते थे, यही राजा बनते थे। तो वो पूछ रहे क्या ऐसा होता था कि सही में यही राजा बनते थे। ठीक, तो हम पढ़ते हैं हमारा आंसर। धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक हो सकते थे। किसके अनुसार, धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों के अलावा। किंतु अनेक ऐसे राजवंश हुए हैं जो कि किसके नहीं है, जो कि क्षत्रिय नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से। तो पहला है मौर्य वंश, जिसे एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। मौर्य वंश आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक,
तो ये क्या है, ये संभवतः वे क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे, ये क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ब्राह्मण जो शास्त्र थे उन्हें निम्न कुल का माना गया है। ठीक, ब्राह्मण शास्त्रों ने कैसा माना गया? निम्न कुल का, नीची जाति का। तो इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ, क्षत्रिय शासन नहीं होते थे। ओके, उसके बाद अगला है, इसी प्रकार जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे शुंग और कर्ण, वे प्राय ब्राह्मण थे। ठीक, और शंग शासक उन्हें मलेच्छ माना जाता था। वे ब्राह्मण थे लेकिन उन्हें मलेच्छ भी माना जाता है। मलेच्छ मतलब ऐसे लोग जो कि अस्पृश्य वगैरह हो। ठीक, तो हमें यहाँ से भी क्या पता चला कि क्षत्रिय राजा नहीं होते थे। अब अगला है, एक और दिलचस्पी की बात यह है कि सातवाहन कुल सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सिरी सतना ने स्वयं को अनूठे ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के दब का हनन करने वाला बताया। अब हमने देखा कि जो सातवाहन राजा है ये भी बहुत अच्छे राजा है, और ये क्या है, इन्होंने खुद को क्या बताया? ब्राह्मण बताया, लेकिन ये भी राजा है। ठीक, तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। तो अब हमारा लास्ट है, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि शासन केवल क्षत्रिय वर्ण से नहीं होता था बल्कि अन्य वर्णों से भी होता था। जैसे कि हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे, ये सातवाहन राजा ये भी नहीं है, और जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे वो भी नहीं है। तो इनसे क्या पता चलता है कि वो क्षत्रिय वर्ण से नहीं होते थे, वो अन्य दूसरे वर्ण से होते थे। वस्तु राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति, अब कौन कर सकता है? तो मतलब किसी एक वर्ण से नहीं कर सकता बल्कि हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसके पास क्या हो, जिसके पास समर्थ हो, वह संसाधन जुटा सके, वह क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। ओके, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। अब हमें बताना है कि प्राचीन काल मतलब पुराने समय में महिलाओं की संपत्ति को लेकर उनकी क्या स्थिति थी, इस बारे में बताना है। ओके, तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंध में अनेक विषमताएं विद्यमान थी, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत सारी भिन्नता थी। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो हर फील्ड में लड़कियां काम कर रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हर चीज में विषमताएं थी। ओके, जो स्त्रियां थी उन्हें देखा तो सम्मान की दृष्टि से जाता था, लेकिन पुरुषों से उनका दर्जा कम था। ठीक, उसके बाद है धर्मशास्त्रों में वर्णित जानकारी से याद होता है, धर्मशास्त्रों में जो भी लिखा है उससे हमें याद होता है कि संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार भी भिन्न थे। संपत्ति को लेकर भी इनके अधिकार कैसे थे? भिन्न थे। मनुस्मृति में लिखा है कि मातृप्रथा की मृत्यु के बाद उसकी जो भी संपत्ति है वो उसके पुत्रों में बांट दी जाती है, और जो जेठ पुत्र होता है उसे क्या दिया जाता है? उसे विशेष भाग दिया जाता है। और स्त्रियां जो होती है वो पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, मतलब ये जो संपत्ति है केवल पुत्रों को ही मिलती है। लेकिन विवाह के समय क्या किया जाता है? स्त्रियों को जो भी उपहार किया जाता है उस पर उसका अधिकार होता है, लेकिन फिर भी वो जो है अपने पति की आज्ञा के बिना धन एकत्रित नहीं करके रख सकती। और यहाँ तक कि स्त्री जो होती है उसे भी किसकी संपत्ति माना जाता है? पति की ही संपत्ति माना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में वर्णित जो कथा है युधिष्ठिर और द्रौपदी है, ठीक है, तो वो क्या करता है? उसे दांव पे लगा देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पत्नी होती है वो पति की ही संपत्ति मानी जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अतः स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया जाता। तो अभी हमने पढ़ा कि स्त्री का क्या स्थान है संपत्ति को लेकर। तो हमने देखा कि नहीं वो पिता की संपत्ति का अधिकार होती, केवल उसे विवाह के समय जो मिलता है वही उसका होता है, और वो पति की भी संपत्ति मानी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के ज़माने में प्राचीन काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति रही होगी। ओके, अब है विवाह के नियम। तो विवाह के नियम क्या थे? एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था, ठीक है। पुत्री विवाह के पश्चात पिता की संपत्ति नहीं रख सकती थी, जो कि हमने पढ़ा, और उसकी संपत्ति कौन सी होती थी? जो उसे उपहार और आशीर्वाद में उसे मिलती थी। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्रीतवंशिकता क्या होता है? ठीक, तो ये क्या है?
प्राचीन काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। ठीक, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। और उस समय परिवार का मुखिया कौन होता था? जो कि उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति हो वह उसका मुखिया माना जाता है। और गृहपति भी उसे ही कहते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गृहपति किसे कहते हैं, तो परिवार का वह वृद्ध व्यक्ति जो कि मुखिया होता है उसे गृहपति कहते हैं। अब आगे, परिवार के सभी लोग मुखिया के आदेशों का पालन करते हैं। अभी जो मुखिया है ये जो भी चीज़ें देता है या फिर जो भी आदेश देता है उसका ये क्या करते हैं? पालन करते हैं। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो भी अधिकार है वो किसको चला जाता है? उसके पुत्र को चला जाता है। और उसके पुत्र के बाद किसको चला जाता है? परपुत्र को चला जाता है। और यही परंपरा क्या कहलाती है? यही परंपरा प्रीतवंशिकता कहलाती है। ओके, तो आई होप आपको प्रीतवंशिकता क्या है ये अच्छे से समझ में आया हो। अब हमारा क्वेश्चन है इसके ही सिमिलर, मातृवंशिकता। अब मातृवंशिकता क्या होती है? ठीक, तो मातृवंशिकता से अभिप्राय है वह वंश परंपरा जो माता से पुत्री, पुत्री से परपुत्री चलती थी, उसे क्या बोलते थे? मातृवंशिकता कहा जाता था। इस वंश परंपरा में माता ही परिवार की मुखिया होती थी और माता के आदेशों का ही पालन किया जाता था। अभी हमने प्रीतवंशिकता में क्या देखा कि पिता जो होता था वो क्या होता था? घर का मुखिया होता था और उसके ही आदेशों का पालन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन होते हैं? मुखिया माता होती है और उसके ही आदेशों का पालन किया जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्न तरीके अपनाए। मतलब आपको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लाई हुई थी? ब्राह्मणों के द्वारा। तो इन्होंने इसको लागू करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए हमें वो बताना है। तो पहली है देवीय व्यवस्था। तो अब क्वेश्चन ये आंसर ये बनता है कि देवी व्यवस्था कैसी थी? तो देवी व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए उसे कैसी बताई? देवी व्यवस्था। मतलब ये तो जन्म पर ही आधारित है। और ऐसा क्यों किया? ताकि लोग उन्हें इसे देवताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था समझे और उसे स्वीकार कर ले। तो उन्होंने क्या बताया? वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बताया। फिर क्षत्रियों द्वारा लागू, ब्राह्मणों ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था को क्षत्रियों द्वारा लागू कराया ताकि लोग इसे भय से भी स्वीकार करें। मतलब क्षत्रिय कौन होते थे? राजा होते थे। तो उन्होंने राजाओं द्वारा इसे लागू कराया ताकि लोग क्या करें? इसे स्वीकार कर सके। उसके बाद है लोगों को विश्वास। ब्राह्मणों ने क्या किया? इस वर्ण व्यवस्था को लागू कराने के लिए लोगों को विश्वास दिलाया कि यह जो प्रतिष्ठा है किस पर आधारित है? जन्म पर ही आधारित है, ताकि लोग क्या कर सके? इस वर्ण व्यवस्था को माने। और आपको पता होगा कि ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊंचे दर्जे पर रख रखा था। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए निम्न तरीके अपनाए थे। पहला है देवी व्यवस्था, दूसरा है क्षत्रिय द्वारा लागू और तीसरा है लोगों को विश्वास दिलाना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है थर्ड वो यही खत्म होता है। आगे की